बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीनोमिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक्स लाइब्रेरी, वही टॉपिक है। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर जो था ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब वो उसी के साथ रिलेटेड है। सही है। तो टॉपिक है ट्रांसजेनिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू सेल्स। बिल्कुल सेम वही बात है कि हम कैसे एक रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी और सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जब कोई रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, लाइक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इनटू सूटेबल होस्ट सेल सो दैट द डीएनए विल मल्टीप्लाई। Therefore, several methods are available for this, which depend on several factors, including type of factor used and the host cell. So, जब हम किसी डीएनए को बनाते हैं तो फिर हमें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि उसको किसी दूसरे होस्ट सेल में उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, ताकि उसमें उसकी मल्टीप्लिकेशन हो, उसकी डीएनए मल्टीप्लाई हो। उसके लिए हम सेवरल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें पहला मेथड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स टेक अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम किसी भी जब हम कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हमारा सेल का काम होता है कि वो किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब कर ले। सही है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस of transformation, cell takes up the foreign DNA from the environment, but mostly क्या होता है कि but many cells including E. coli, yeast and mammalian cells are not able to take up the DNA from the environment naturally. लेकिन मतलब चाहिए होता है कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले। सही है। लेकिन मोस्टली ये पॉसिबल नहीं होता ई कोलाई में, ईस्ट में और मेमेलियन सेल्स में। ठीक है। ये इस काबिल नहीं होते कि ये डीएनए को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सर्टेन कोल्ड यू कैन से। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सर्टेन ये देखें, certain cold calcium chloride solution treatments can enhance the ability to take up the foreign DNA or make cell competent for transformation. तो हमारे साथ क्या होता है? कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड को हम लेते हैं CaCl2 सोल्यूशन को और ट्रीटमेंट करते हैं उस डीएनए की। फिर क्या होता है कि वो उसकी एबिलिटी को इन्हांस कर देता है कि वो किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और सेल कंपेटेंट हो जाए, इस काबिल हो जाए कि वो फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब कर ले फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। Another method है transfection is another method used for transformation of cultured cell. ठीक है। ये दूसरा मेथड है। इन दिस मेथड दिस मेथड डीएनए रिकम्बिनेंट वेक्टर इज मिक्स्ड विद चार्ज सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, कैटायोनिक लाइपोसोम्स और DEAE मतलब डेक्स्ट्रॉन एंड ओवरलेड ऑन द होस्ट सेल। दीज आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से केमिकल्स which are used for the transformation process. This ultimately results in the uptake of external DNA by so what we do over here, we use the different chemicals to make the DNA either positive charge or negative charge, and that makes the DNA able to go inside the cell. तो हम इसमें क्या करते हैं? हम किसी भी DNA पे इन केमिकल्स की वजह से चार्जेस लग जाती हैं, मतलब उनमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसकी वजह से ये डीएनए इस काबिल बन जाता है कि वो सेल के अंदर चला जाए। दिस अल्टीमेटली इज एन अपटेक ऑफ द डीएनए बाय द होस्ट सेल। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये डीएनए सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रोपोरेशन एक दूसरा मेथड है। हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सेल्स में या सेल्स या होस्ट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स क्रिएट कर लेते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रोकरंट इज यूज्ड टू क्रिएट ट्रांजिएंट माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट cell. Through these temporary openings foreign DNA enters the cell. ठीक है। what we do, we usually create pores in the cell membranes of the host cell, and then the DNA becomes able to go inside the cell just because of the pore present inside here or outside this on the cell membrane of the host cell. Though these temporary openings foreign DNA
through these openings are temporary, not they are not permanent, because if we make permanent openings in the cell membrane, so what will happen, the DNA, if it is possible for the DNA to go inside the cell, so it is also possible that it will go out from the cell easily. So that's why we make temporary openings in the DNA and make the DNA able to go inside the cell. Another thing is a micro injection. And micro injection is the technique in which we use a certain specific type of injections for injecting the DNA. The procedure involves the direct injection of the DNA into nucleus of the host with the help of glass micro injection tube or syringe. So what we can do, we usually use a glass micro injection or a syringe, so that we can insert the DNA inside the cell. It is very simple. It's a type of micro injection which we usually these are simple types of injections which it is mentioned over here that we use syringes and micro injection tubes. So we use these tubes, and this whole technique is on molecular level, so we are in need of electron or light microscope for that. The instrumentation for micro injection consists of microscope of high magnification attached. So I have already mentioned this thing, that the whole technique is on molecular level, so we need micro injection along with high magnification microscope attached with fine needles, syringes, other facilities to carry out the delivery of the DNA into the selected cell automatically. Ballistic method, this is another method which is used for transformation of the DNA. During the ballistic method, microscopic particles of gold or tungsten coated with DNA of interest is bombarded with the cell at high velocity. So what we do here, we plate the DNA with a different tungsten or gold and bombard it on the cell with high velocity, which makes pores in the cell membrane of the DNA, cell membrane of the cell, and the DNA goes inside. The bombardment of the particle is carried out with the help of mechanical device called particle gun. For example, Agrobacterium tumefaciens. So the device which we use for the bombardment, like वो device जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी bombardment के लिए, सो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल गन कहते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, वो बम्बार्डमेंट करता है उस डीएनए की जिस डीएनए को हमने कोड किया होता है टंगस्टन या गोल्ड के साथ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट, this is another topic related to the construction of genomic library. The introduction of recombinant DNA into suitable cell is followed by the selection of those cells which contains recombinant vectors. So what is mentioned over here, the introduction of recombinant DNA into suitable host cell is followed by the selection of those cells which contains the recombinant vector. अगर आपने जो भी DNA suitable DNA आपने इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल में, तो उसमें क्या होता है कि वो फॉलो होता है जो कि आपने recombinant DNA vectors बनाए हैं. There are various selection methods or screening techniques that are based on the expression or not expression of some of the traits present in the vector or along with the clone gene. There are a lot of techniques, there are a lot of methods that are used for the second point over here is that there are various selection methods or screening techniques that are based on the expression or non-expressing of some traits present in the vector. So there are हमारे साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स है, स्क्रीनिंग मेथड है कि हम उसमें चेक करें कि हमारा ट्रेट जो है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. अगर फॉर एग्जांपल हमारा जीन अंदर चला गया है, आइदर अभी ये जीन जो है एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा. सम ऑफ द ट्रेट्स आर द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स. सो कुछ स्ट्रेन इसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के. So if the antibiotic resistant gene is present along with the cloned gene, it is very to select the recombinant transformants directly on a medium supplemented with the respective antibiotic. तो क्या होता है कि हम बहुत easily उसको वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उसमें रिकम्बिनेंट उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होता है. तो हम क्या करते हैं, वो उस मीडिया जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम उसके साथ हम उसमें सप्लीमेंट एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो है आपका जो जीन है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इधर वो प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर इधर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ.
So these are two different types of plasmids: normal E. coli cell, and this is the PBR 322. No plasmid does not survive, and here survives and produces any colony, just because it contains E. coli containing PBR 322 plasmid. So that this PBR 322 is as we know that this is already an antibiotic resistant strain of the bacteria. In most of these three cases, two stages of selection. There are two stages of selection. First one is the selection of transform cell, so the cell that have taken the plasmid, and the second is to identify a transform cell that have recombinant plasmid. There are two steps. First, we have to identify which cells have taken the plasmid, and the second step is that we transform that plasmid containing cell to the recombinant to the host cell. A transform cell containing plasmid and can be identified by positive selection method. So what we do, we use the method called positive selection method. The most markers used for positive selection method are antibiotic resistant genes present in the cloning vector. For example, ampicillin resistant gene is present in PUC19 and other similar types of vectors. So I would recommend we stop the lecture over here, but because this is another different this topic is going towards another different field, so we will stop over here. So far we have studied about the identification of recombinants and different methods that we use in recombinant DNA technology. So at the end you will get to know what we do in forming or constructing a genomic library. Thank you so much. Watch it, and I will also share the quiz with you guys, so that you can upload, and I will mark your attendance based on the quiz you provide me. And please watch these videos, and if you have any type of questions or queries, please text me on my WhatsApp number, or kindly email me if you have any queries. Thank you so much.